हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12th का पहला टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट लेक्चर। तो यहां पे देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्टिंग विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेसिकली इस पे हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस एंड स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पूरा टॉपिक है, इट्स ऑल अबाउट चार्जेस विच आर एट रेस्ट। अगर चार्जेस हमारा मूव करने लगा, दैट विल कम इन द सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इट्स अ होल चैप्टर जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 1। तो पहला टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस हमारे कितने टाइप के होते हैं? तो यहां पर जो हमारा पहला टाइप ऑफ चार्जेस है वो है हमारा पॉजिटिव चार्ज, एंड जो हमारा दूसरा टाइप है वो है हमारा नेगेटिव चार्ज। हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स ये दो टाइप के चार्जेस से बना है, एक तो पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर पॉजिटिव चार्ज किसको बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज किसको बोलते हैं? जैसे हमारा चार्जेस का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ चार्जेस इज कूलम, ठीक है, इसको C से भी डिनोट करते हैं। तो अगर मैंने तुझे बोला कि एक चार्ज है हमारे पास +2 कूलम, दूसरा चार्ज है -6 कूलम। अब क्वेश्चन ये आता है कि +2 और -6 इन दोनों में से कौन सा चार्ज बड़ा है? +2 और -6 में से कौन सा चार्ज बड़ा है? अब तू सोच सकता है कि सर +2 जो है वो तो -6 से ज्यादा होता है, बड़ा होता है, तो जरूर +2 बड़ा होगा, -6 छोटा होगा। बट ऐसा नहीं है। जो -6 वाला चार्ज है, दिस चार्ज इज ग्रेटर, ये चार्ज ज्यादा बड़ा है और +2 हमारा छोटा चार्ज है। अब -6 में माइनस क्या शो कर रहा है? देख, यहां पे जो 6 है ये तो हमें मैग्नीट्यूड बता रहा है, यहां पे जो 2 है ये तो हमें मैग्नीट्यूड बता रहा है, बट यहां पे जो प्लस और माइनस है, इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। क्या शो करता है? प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज का मतलब, देख, हमारा पूरा जो यूनिवर्स है वो दो टाइप के चार्जेस से बना है। कितने टाइप के? दो टाइप के चार्जेस से बना है। अब एक टाइप का जो चार्ज है वो दूसरे टाइप का एकदम ऑपोजिट है, दोनों के प्रॉपर्टीज एकदम ऑपोजिट है। तो इन दोनों टाइप का जो प्रॉपर्टीज है वो एकदम ऑपोजिट है। तो एक का नाम दे दिया मैंने पॉजिटिव, तो दूसरे का नाम हो जाएगा नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव ये मैग्नीट्यूड शो नहीं कर रहा, ये शो कर रहा है प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, कि ये वाला जो चार्ज है वो पॉजिटिव वाले जो एक हमने ग्रुप बनाया है चार्जेस का, उस टाइप के चार्ज को बिलोंग करता है, और ये जो है दूसरा ग्रुप जो नेगेटिव हमने नाम दिया है उसको बिलोंग करता है। पॉजिटिव नेगेटिव क्यों? क्योंकि दोनों के प्रॉपर्टीज एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट है। क्लियर? तो ये हमारे टाइप ऑफ चार्जेस हो गया। एक और चीज तुझे याद रखना है, वो है, हम लोग बोलते हैं सर पॉजिटिव नेगेटिव, एक और सुना है न्यूट्रल। अरे न्यूट्रल का मतलब चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल का मतलब वो जो हमारा पार्टिकल है उसमें कोई भी चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रल इज नॉट अ टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्जेस हमारे दो ही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्लियर? अब यहां पे आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देख, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। दिस प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला प्रॉपर्टी देखो भाई, पहला प्रॉपर्टी पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव प्यार दुश्मनी, पॉजिटिव पॉजिटिव में प्यार दुश्मनी। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में दुश्मनी। तो लाइक चार्जेस, अगेन नेगेटिव नेगेटिव, प्यार दुश्मनी, दुश्मनी, दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है। पॉजिटिव नेगेटिव, इन दोनों में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस repel each other
and unlike charges attract each other. क्लियर? ये हमारा हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। एक और चीज, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल, पॉजिटिव पॉजिटिव में दुश्मनी, नेगेटिव नेगेटिव में दुश्मनी, पॉजिटिव नेगेटिव में प्यार। याद रखना भाई, इंसानों की तरह इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता। आजकल तो इंसानों में भी पॉजिटिव पॉजिटिव में प्यार होने लगा है। आई बात समझ? तो यहां पे हमारा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। पॉइंट चार्जेस की बात करें, सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी इज, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इसको समझते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है कि एक मैंने सिस्टम ले लिया, सपोज यहां पे एक चार्ज है 2 कूलम का, एक चार्ज है -5 कूलम, और एक हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल है। कौन सा पार्टिकल है? न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल का मतलब इसका चार्ज 0 है। बट अगर कोई पार्टिकल न्यूट्रल है, इसका मतलब यह नहीं कि उसके पास चार्ज पार्टिकल्स नहीं है। चार्ज पार्टिकल्स है, बट हां, जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान से सुन, जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? 0। बट इसका मतलब यह नहीं कि इसके पास चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, इसके पास चार्ज पार्टिकल्स है। अब इसी सिस्टम, ये जो हमारा सिस्टम है, यहां पे 2 कूलम, यहां पे -5 कूलम, और यहां पे जो न्यूट्रल चार्ज है। अब हमने क्या किया, इस 2 कूलम से 1 कूलम इसमें दे दिया, तो अब इसमें क्या बचा? इसमें बचा 1 कूलम, इसमें बचा 1 कूलम। ठीक है? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है, ये वाले देख पूरा, इसका नेट चार्ज कितना है? 2 - 5 -3 कूलम। मतलब इस पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज है, दैट इज आवर नेट चार्ज विच इज -3 कूलम। तो और इसका भी अगर तू देखेगा तो नेट चार्ज हमारे पास -3 कूलम। ठीक है? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, in an isolated system, total charge of the system remains conserved। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा सेम रहेगा। ये हमारा है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। क्लियर? देख ले अच्छे से, लिख लेना इसको, लिख लिया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देख, ये हमारे 2 प्रॉपर्टीज हो गए, और भी प्रॉपर्टीज है, एक एक करके देखते हैं। हमारा थर्ड प्रॉपर्टी, ध्यान देना, जो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा गया है। दिस इज आवर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, इसका बात समझ, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन? तो पहला तो 2 क्वांटिटीज होते हैं, 2 टाइप ऑफ क्वांटिटीज होते हैं। एक होता है कंटिन्यूअस, दूसरा होता है क्वांटाइज्ड। ठीक है? क्वांटाइज्ड का मतलब होता है डिस्क्रीट। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? डिस्क्रीट, मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल, अभी अगर मैं बोलूं कि तूने देखा होगा कि जो फैन के रेगुलेटर्स होते हैं उसमें बहुत सारे स्पीड होते हैं, 4 स्पीड होते हैं, 0 1 2 3 4, मतलब 5 स्पीड हो गया। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे तूने 3 पे किया तो तुझे गर्मी लगता है, 4 पे किया तो ठंड लगता है, तो तुझे लगता है 3 और 4 के बीच में कोई एक स्पीड होना चाहिए था। तो यहां पे जो हमारा स्पीड है वो कंटिन्यूअस तो नहीं है, 3 और 4 के बीच में कोई स्पीड हमें मिलना पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे हमारा जो स्पीड है दैट विल बी क्वांटाइज्ड। ठीक है? डिस्क्रीट वो वैल्यूज ले सकता है, वो 1 वाला स्पीड
2 वाला स्पीड, 3 वाला स्पीड, 4 वाला स्पीड ही ले सकता है, बाकी स्पीड लेना पॉसिबल नहीं है। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन। जैसे मान ले तेरे पास 5 रुपए के कॉइन्स है 100 रुपए का, 5 रुपए के कॉइन्स 100 रुपए का है, मतलब तेरे पास 20 कॉइन्स है 5 रुपए के। कितने कॉइन्स है? 20 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज ईच। हर एक कॉइन 5 रुपए के हैं और तेरे पास 20 कॉइन है। तो सोच के देख, कोई भी अमाउंट जो तू दे सकता है किसी भी पर्सन को, इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 5 के ही मल्टीपल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं तुझे 25 रुपए, 30 रुपए, 70 रुपए, ये सारे अमाउंट देना तेरे लिए पॉसिबल है। बट अगर मैं बात करूं कि 32 रुपीज, 33 रुपीज, 57 रुपीज, क्या ये वाले अमाउंट दे सकता है तू? नहीं दे सकता, क्योंकि तेरे पास जो भी अमाउंट है वो तो सारे 5 रुपए के हैं। तो जो भी क्वांटिटी तू दे सकता है, इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 5। ये बात समझ में आ रहा है? वैसे ही हमारा चार्ज भी कैसा है? क्वांटाइज्ड है। मतलब जो हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, इसको बोलते हैं E। एंड इस E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, वो होता है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। याद रखना, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, हमारे सिलेबस में पॉसिबल नहीं है। हमारे लिए सबसे छोटा चार्ज कौन सा है? E, विच इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो यहां पे अगर यही सबसे छोटा चार्ज है, तो हमें जो भी चार्ज मिल सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं मुझे 10E का चार्ज चाहिए, मुझे 10 टू द पावर 5E का चार्ज चाहिए, मुझे 1001E का चार्ज चाहिए, ये सारे चार्जेस मिलना पॉसिबल है। ठीक है, बोला 1001E, तो 1001 तेरे पास प्रोटॉन दे दिया, तेरे को चार्ज मिल गया। बट अगर मैं बोलूं कि 10.7E का चार्ज, 105.6E का चार्ज, 1.2E का चार्ज, ये सारे चार्जेस मिलना पॉसिबल नहीं है। ये समझ में आ रहा है? 10.7E, 10 प्रोटॉन प्लस 0.7 प्रोटॉन, ये मिलना पॉसिबल नहीं। तो ये सारे चार्जेस मिलना पॉसिबल नहीं है। तो हमें जो भी चार्ज मिल सकता है Q, दैट शुड बी N इंटू E। किसी किसी बुक में प्लस माइनस N दिया हुआ रहता है, हम लोग N पढ़ेंगे, Q इक्वल्स टू N इंटू E, वेर N इज इंटीजर। N क्या होगा? इंटीजर होगा। ये समझ आ रहा है? देख ले, Q इक्वल्स टू N इंटू E। तो जो भी चार्ज N क्या होगा? इंटीजर होगा। जैसे N का वैल्यू प्लस 10 हो सकता है, N का वैल्यू माइनस 10 भी हो सकता है, N का वैल्यू माइनस 10 भी हो सकता है। कब होगा? जब नेगेटिव चार्ज होगा। आई बात समझ? तो N का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट N का वैल्यू फ्रैक्शन में या डेसिमल में होना पॉसिबल नहीं। क्लियर? तो दिस इज आवर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। जो भी चार्जेस हमें मिलेगा, इट विल बी इन डिस्क्रीट वैल्यूज। कोई भी, जैसे अगर मैं बात करूं E और 2E, इन दोनों के बीच में कोई चार्ज मिलना पॉसिबल नहीं है। E और 2E के बीच में कोई भी चार्ज हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, फॉर जनरल नॉलेज ये चीज याद रखो, मार्केट में E/3 2E/3 भी आ गया है, मार्केट में आया है, बट हमारे सिलेबस में नहीं आया है। हमारे सिलेबस में सबसे छोटा चार्ज E ही है। बट याद रखो फॉर जनरल नॉलेज, और अगर कंफ्यूज हो जाओ, देख के भूल जाओ।
मार्केट में E/3 2E/3 का भी चार्ज आ गया है, बट हमारे लिए सबसे छोटा चार्ज कौन सा पॉसिबल है रे? E का पॉसिबल, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। दीज आर द चार्जेस ऑफ द क्वार्क्स, जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनता है। क्लियर? ओके, इसको अच्छे से लिख ले, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछता है, याद रखना इस चीज को। हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब देख, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारा, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 था, तो प्रॉपर्टी नंबर 4, चार्जेस डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी like unlike mass. Charge does not depend on velocity unlike mass. मतलब इसका मतलब क्या है? चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा unlike mass. unlike mass का मतलब, इसका मतलब सर क्या मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है? हाँ, मास हमारा वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, बट चार्ज हमारा वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। मास हमारा वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। आई बात समझ? तो मास अगर वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा तो फॉर्मूला क्या है? तो उसका फॉर्मूला है m = m0 बाई √1 - v²/c²। ये वो फॉर्मूला है, रिलेटिविटी थ्योरी से आता है, जिससे हमारा मास वेलोसिटी के साथ साथ वेरी करता है। यहां पे देख ले, v is velocity of mass, c is speed of light। ठीक है? अब अगर इस वाले फॉर्मूला में अगर v का वैल्यू तू 0 कर दे, v 0, तो ये वाला पूरा टर्म 0, देख m will be equals to m0। मतलब जब हमारा पार्टिकल रेस्ट पर है, जब उसका वेलोसिटी 0 है, तो मास किसके बराबर होगा? m0 के बराबर होगा। तो ये m0 क्या है? m0 को हम लोग बोलते हैं रेस्ट मास। जब मास हमारा रेस्ट पर है तो उसका मास होगा m0। क्लियर? अच्छा, अब तुम बोलोगे सर मैं दौड़ता हुआ जा रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड से, मेरा मास तो चेंज हो जाएगा। हाँ चेंज होगा, बट ध्यान से देख, 10 का स्क्वायर 100, नीचे स्पीड ऑफ लाइट c का वैल्यू क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां पे 100 नीचे 3 × 10⁸ का स्क्वायर, मतलब 9 × 10⁻16। ये जो c है ये टर्म बहुत बड़ा है, तो ये वाला टर्म ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। m विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू m0, नेग्लिजिबल चेंज आएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो छोटे मोटे वेलोसिटी के लिए मास चेंज नहीं होता, मतलब होता है बट सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलता। बट अगर हमारा वेलोसिटी जो है वो कंपेरेबल टू लाइट, वेलोसिटी ऑफ द मास अगर कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट है, तब मास में सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। आई बात समझ? और अगर तूने वेलोसिटी को स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही कर दिया, v अगर c के बराबर हो जाएगा तो c²/c², 1 - 1, नीचे वाला टर्म 0, एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 विल बी इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो बेसिकली हमारा वेलोसिटी जब बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, और अगर वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो गया तो मास इंफिनिटी के बराबर हो जाएगा। ठीक है? तो इस फॉर्मूला से हमारा मास वेरी करता है, बट याद रखना है चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियरिटी है? एकदम पक्की बात, नोट डाउन करो इसको। चल देख, ये हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कूलम्ब्स लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि है कूलम्ब्स लॉ। तो देख कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, ऑलरेडी तुम्हें पता होगा। एक चार्ज है हमारे पास, ये कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। ठीक है? तो यहां पर एक चार्ज है Q1 एंड यहां पर एक चार्ज है Q2, दोनों के बीच में दूरी है R, दोनों के बीच में दूरी है R। ठीक है? अब यहां पे Q1 Q2 दो हमने चार्जेस ले लिया, तो देख फोर्स जो लगेगा
मान ले इस पे लगा इधर की तरफ F2 और इस पे लगा इधर की तरफ F1, ठीक है। अब बता, एंड मैंने एक और चीज बता दिया है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, Q1 Q2 से ज्यादा है। तो F2 जो फोर्स Q2 पे लग रहा है वो किसके वजह से लग रहा है? Q1 के वजह से। दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। तो Q1 ने Q2 पे लगाया F2, ठीक है, एंड Q2 ने Q1 पे लगाया F1, ठीक है। तो यहां पे एक और चीज बोला है कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तो अगर ये चार्ज बड़ा है तो सोच के देख F1 और F2 में से कौन बड़ा होगा। पहले सोच ले एक बार पॉज करके। Q1 ने Q2 पे लगाया F2, Q2 ने Q1 पे लगाया F1, दोनों में से कौन सा फोर्स बड़ा होगा? अगर तू सोच रहा है कि F2 इज ग्रेटर देन F1 तो गलत है, ऐसा नहीं है। याद कर, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता था? जितना फोर्स F1 F2 पे लगाएगा उतना ही फोर्स F2 भी F1 पे लगाएगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहां पे F1 और F2 पे लगने वाले फोर्सेस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। हाँ, डायरेक्शन ऑपोजिट है बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। यहां पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी K, चल प्रोपोर्शनलिटी से देख लेते हैं, प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r² और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है। मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स उतना कम हो जाएगा, जितना ज्यादा ये चार्जेस होंगे फोर्स उतना ज्यादा होगा, ठीक। प्रोपोर्शनलिटी से इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं। यहां पर वही कांस्टेंट है K Q1 Q2 बाई r², इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो कि हमारा है K। तो यहां पर पहला चीज जो हमारा K है, K होता है 1/4πε0 एंड इसका वैल्यू होता है 8.9 इंटू 10⁹, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चंस में हम लोग इसको 9 इंटू 10⁹ लिखेंगे। क्लियर? आई बात समझ? अब यहां पे देख K का यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट, फोर्स का यूनिट क्या होगा इसका? न्यूटन। यहां से जाएगा मीटर स्क्वायर, चल देख ले, न्यूटन यहां से जाएगा मीटर स्क्वायर, नीचे आएगा कूलम स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम, नीचे आएगा कूलम स्क्वायर। तो हमारा K का यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, ठीक एकदम। अब यहां पे एक चीज आता है देख, एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दिस इज आवर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये होता है इसका वैल्यू। अब यहां पे इसका यूनिट आ जाता है क्या? एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ, K को नीचे ले आओ, तो एप्सिलॉन नॉट विल बी 1/4πK होगा। मतलब K का जो भी यूनिट है एप्सिलॉन नॉट का यूनिट उसका उल्टा होगा। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो सारे वैल्यूज तुम्हें याद होने चाहिए। K का वैल्यू याद कितना रखना है? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12। ओके, तो यही हमारा है कूलम्स लॉ। इसको अच्छे से लिख ले, लिख लिया? अच्छा, अब देख इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस कूलम्स लॉ के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, यहां पे एक चार्ज मैंने रखा हुआ है Q1, एक चार्ज मैंने रखा हुआ है Q2, दोनों के बीच में दूरी है R। तो फोर्सेस जो है, फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों चार्ज पे जो फोर्सेस लगेगा वो क्या होगा? इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या होगा? ऑपोजिट होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो किसी ने बोला कि सर
आपने बोला है इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो क्यों ना हम फोर्सेस को ऐसे लगाए, इस पे लग रहा है इधर फोर्स, इस पे लग रहा है इधर फोर्स। सर देखो फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट भी है, क्या फोर्सेस ऐसे लग सकता है? फोर्सेस ऐसे लगना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फोर्सेस तो भाई ऐसे ही लगेगा। तो सोच के बता, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होना काफी है क्या? क्या यही बोलना काफी रहेगा? नहीं, एक और पॉइंट इसमें ऐड करना है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड एक्ट्स अलोंग द लाइन joining the two charges। देख, acts along the line joining the two charges, मतलब दोनों चार्ज को जोड़ने वाला जो लाइन है उसी लाइन के अलोंग हमारे फोर्सेस लगने चाहिए। सिर्फ इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होने से काम नहीं चलेगा। एंड ऐसे ही फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। क्लियर है? एकदम आया समझ? नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी देख, चल मैंने दो चार्जेस ले लिए और छोटे छोटे चार्जेस लेते हैं, एक कूलम एक कूलम, एक एक कूलम के दो चार्जेस मैंने ले लिया और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रखा वो डिस्टेंस रखा, चल ज्यादा ही रख लेते हैं 1 किलोमीटर। दो चार्जेस कितने हैं? एक एक कूलम का, और दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर नहीं, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दूरी पे दोनों चार्जेस को रखा है। ठीक है, चल इस पे फोर्सेस देखते हैं। तो हमारे पास जो फोर्स आ जाएगा दैट इज K Q1 Q2, मतलब दोनों चार्जेस सेम है, K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर हो जाएगा। तो फोर्स विल बी इक्वल्स टू K इंटू 1 स्क्वायर बाय R कितना है? 1 किलोमीटर। इसको ऐसा यूनिट में 10 टू द पावर 3 का होल स्क्वायर। अच्छा, K का भी वैल्यू पुट कर देते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। F इक्वल्स टू, ये देख कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 बाई 10 टू द पावर 6 विच इज इक्वल्स टू 9000 न्यूटन। कितना आया? 9000 न्यूटन। ठीक है, अब फोर्स कितना आया? 9000 न्यूटन। दोनों के बीच में दूरी क्या है? 1 किलोमीटर। एक किलोमीटर दूरी पे रखा है दोनों चार्जेस को, फोर्स लग रहा है 9000 न्यूटन। सोच के देख, एक आदमी 100 केजी का, एक आदमी 100 किलोमीटर लिख दिया रे, एक आदमी 100 केजी का धरती पे कितना फोर्स देता है? mg कितना होता है? 1000 न्यूटन। एक आदमी 100 केजी का धरती पे 1000 न्यूटन का फोर्स देता है। यहां पे फोर्स कितना लग रहा है? 9000 न्यूटन। मतलब 9 आदमी 100 केजी का धरती पे जितना फोर्स देगा उतना फोर्स लग रहा है दोनों चार्जेस के बीच में, जबकि दोनों चार्जेस को कितने दूरी पे रखा है? 1 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहां से हमें सेकंड प्रॉपर्टी जो हमें पता चलता है, पहला चीज, सेकंड प्रॉपर्टी में पहला चीज जो हमें पता चल रहा है वो है 1 कूलम इज अ वेरी बिग चार्ज। ये छोटा मोटा चार्ज नहीं है। दूसरा चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है रे? वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। वो छोटा मोटा फोर्स नहीं है। याद कर, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेरी वीक फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में जो हमारा G का वैल्यू होता है वो कितना होता है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। बट यहां पे जो कांस्टेंट है K, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्या हमारा हो जाएगा सेकेंड प्रॉपर्टी। देख ले अच्छे से, नोट डाउन कर लो। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी। ध्यान देना, थर्ड प्रॉपर्टी बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी मैं पहले बता रहा हूं, ये चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, डे टू डे लाइफ में ये एप्लीकेबल नहीं है। मतलब डे टू डे लाइफ में चार्जेस पे एप्लीकेबल है, इंसानों में एप्लीकेबल नहीं है।
अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों। मान ले मेरे पास यहां पर है एक प्लस Q1, ठीक है, एक चार्ज है प्लस Q1, यहां पर एक चार्ज है माइनस Q2, ठीक है, प्लस Q1 और माइनस Q2, इन दोनों में प्यार दुश्मनी, इन दोनों में प्यार है। तो Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया इधर की तरफ, सपोज F1, ठीक है, Q1 ने इस पे अट्रैक्टिव फोर्स F1 लगाया, यहां पे आया प्लस Q3, ठीक है, तो Q3 के वजह से Q3 और माइनस Q2, इन दोनों में प्यार दुश्मनी, इन दोनों में प्यार है, तो Q3 भी इस पे फोर्स लगाया F2, लगाया F2, ठीक है। अब ध्यान से सुन बेटा, प्रॉपर्टी सुन, Q1 का प्यार Q2 के लिए Q3 के आने के वजह से चेंज नहीं होगा बेटा, डे टू डे लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है। Q1 का प्यार Q2 के लिए Q3 के आने के वजह से चेंज नहीं होगा। हाँ, मतलब चाहे Q3 रहे क्या, चाहे Q3 ना रहे, Q1 जितना फोर्स Q2 पे लगा रहा था वो तो लगाएगा, ठीक। अब Q3 का जो फोर्स है उसके वजह से Q2 को ज्यादा प्यार मिलेगा, मतलब F1 और F2 का रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, तो Q2 पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, सारे चार्जेस का रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। बट Q1 का जो फोर्स है Q2 के लिए, माइनस Q2 के लिए, वो Q3 के आने की वजह से चेंज नहीं होगा। क्लियर, आया समझ एकदम। तो ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है, फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट डिपेंड on the presence of the third charge. Clear? तो this is our third property. लिख लो इसको अच्छे से, लिख लिया क्या, चार्ज। आगे बढ़े, ओके, नेक्स्ट आते हैं, चल कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पे क्या बोला है, चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए, What is the net force on one charge due to the other charges? क्या बोला है, net force on one charge due to the other charges। तो हमें पता है क्या निकालना है, सारे चार्जेस के वजह से फोर्स निकालना है, फिर उसको वेक्टोरियली ऐड करना है। जल्दी से एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, कर लिया ट्राई, देखे। चल यहां पे देखते हैं कि ये जो चार्जेस है, चल इस पे फोर्स निकालते हैं। इस पे Q के वजह से इधर लग रहा है F1, ठीक। तो ये जो F1 फोर्स है इसको लिखते हैं F1 विल बी इक्वल्स टू KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। देखो तो ये लगेगा फोर्स KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। अच्छा, इस Q के वजह से इस पे अगर ध्यान से देखेगा ये भी मैग्नीट्यूड F1 ही होगा, Q दूरी है सेम ही होगा। अब देख ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। तो अगर हर एक एंगल 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी एंगल 60 डिग्री का होगा। अब F1 और F1 दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री, तो हमें पता है रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है, नेट फोर्स जो होगा F, इस F को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 इंटू F2 होता है, बट F2 भी F1 ही है, तो ट्वाइस F1 स्क्वायर इंटू cos 60, तो F विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस 2F1 स्क्वायर cos 60 होता है हाफ, तो 2 से 2 कट गया, तो F विल बी इक्वल्स टू, यहां से देख रूट 3 F1 स्क्वायर, और F विल बी इक्वल्स टू रूट 3 F1, ठीक। अब F1 का वैल्यू तो यहां से लेके पुट कर सकता है, तो F विल बी इक्वल्स टू कितना है, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, तो रूट 3 KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया फोर्स। क्लियर, एकदम अच्छे से देख ले। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन हो गया। एक और सॉल्यूशन है, इसको भी याद रखना, ये भी बहुत जगह पे काम आ जाता है इसी का। अगर देख, अगर हमारे पास दो फोर्सेस है F1 एंड दोनों फोर्सेस सेम है, दोनों फोर्सेस कैसे हैं, सेम है, तो हमें दिल से पता है
कि जो नेट फोर्स होगा ना F, वो इन दोनों के एकदम बीच से पास करेगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम है, नेट फोर्स इन दोनों के बीच से पास करेगा। तो यहां पे हमारे पास एक फोर्स है इधर की तरफ F1, इधर की तरफ F1, दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो बीच से पास करेगा, ये एंगल होगा 30 डिग्री, ये एंगल भी होगा 30 डिग्री। चलिए काम करते हैं, इस F1 का एक कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, F1 cos 30, ध्यान से देख थीटा के साथ F1 cos 30, cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3F1/2, ठीक। और एक और F1 का कंपोनेंट इधर की तरफ F1 sin 30 विच इज F1/2। इस F1 का भी एक कंपोनेंट इधर F1 cos 30 √3F1/2, तो इंटू 2 कर दे इसको, अरे दोनों तो सेम डायरेक्शन में है तो इसी को इंटू 2 कर दिया। एंड दूसरा वाला इधर की तरफ F1/2, तो यहां पे देख F1/2 कट जाएगा, यहां पे क्या बचा, 2 कट के नेट फोर्स जो बचा वो देख √3F1 ही आ रहा है। तो कंपोनेंट मेथड से अगर फोर्सेस सेम हो, कंपोनेंट मेथड से करना ज्यादा आसान रादर देन दिस प्रोसेस। हाँ, अगर F1 और F2 है, फोर्सेस अलग है, यहां चार्जेस Q और 2Q है, तो फोर्सेस अलग होगा, तब तो हमें इसी प्रोसेस से करना पड़ेगा। बट अगर फोर्सेस सेम है तो कंपोनेंट मेथड से करना ज्यादा आसान। क्लियर? लिख लो इसको अच्छे से। लिख लिया? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो और ट्राई करो। चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड A. What is the net force on one charge due to the other charges? मतलब 3 और चार्जेस है, उसके वजह से नेट फोर्स निकालो। एक बार पॉज करके अच्छे से ट्राई कर लिया ट्राई? चल देखते हैं। अच्छा देख, इस Q और Q, चल इस पे निकालते हैं। इसने इस पे फोर्स दिया इधर की तरफ F1, ठीक, तो ये F1 हो जाएगा हमारे पास KQ²/A²। अब देख इस Q का भी इससे दूरी सेम है, तो ये भी इधर की तरफ फोर्स F1 ही देगा, ठीक। बट इस Q का इसके साथ दूरी देखो ध्यान से, ट्रायंगल देख, ये √2A होगा, इतना तो पता होगा हाइपोटेन्यूज, तो ये दूरी कितना हो गया, √2A। एंड एक और चीज, ये एंगल 45, ये एंगल 45, उसके वजह से इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा F2, एंड दिस F2 विल बी इक्वल्स टू KQ²/√2A का होल स्क्वायर, दूरी √2A है। तो यहां से हमारे पास F2 कितना आ गया, KQ²/2A²। दिस इज आवर F2। अब यहां पे बता, ये 45 है, ये 45 है, तो हमें पता है ये एंगल 45 होगा, ये एंगल 45 होगा, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, ठीक। अब यहां पे एक चीज आता है कि F1 और F1 दोनों के बीच में एंगल 90 है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, F1 और F1 का रिजल्टेंट मैंने मान लिया F3, और ये F3 होगा √2F1, इतना तो पता होगा। जैसे यहां पे देख, F3 क्या है, F3 इज रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F1। इस F1 और इस F1 का रिजल्टेंट है हमारा F3, नेट फोर्स नहीं है वो, F1 और F1 का रिजल्टेंट है F3। तो यहां से हमारे पास जो F3 आएगा दैट इज √, देख दोनों के बीच में एंगल 90 है, F1² प्लस F1² प्लस ट्वाइस F1² cos 90, cos 90 0 होता है, तो यहां पे आ गया हमारे पास F3 कितना, √2F1, ठीक। तो F1 का रिजल्टेंट √2F1, एंड हमें पता है अगर ये F1 है तो रिजल्टेंट जो होगा इन दोनों का वो बीच से ही पास करेगा। एंड F3 और F2, ध्यान से अगर तू देखेगा, कैसे देखेगा, ध्यान से, तो तुझे दिखेगा F3 और F2 दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब जो हमारे पास नेट फोर्स होगा Fnet, दैट विल बी F3 प्लस F2, क्योंकि F3 दो F1 का रिजल्टेंट है। क्लियर? यहां तक पहले समझ ले।
एकदम ओके। अब आते हैं इस पे, तो हमारे पास जो नेट फोर्स आया एफ नेट दैट इज इक्वल्स टू F3 विच इज √2F1 प्लस F2। तो यहां पे आप वैल्यू पुट कर दो, √2 F1 का वैल्यू देख KQ² प्लस F2 देखो KQ²/2A²। तो हमारे पास जो F नेट आया दैट इज KQ²/A² कॉमन ले ले, KQ²/A² कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा √2 प्लस हाफ। हाँ इसको तू थोड़ा सा और कर सकता है 2√2 प्लस 1/2, ठीक है। दिस विल बी द नेट फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू ऑल द अदर थ्री। ध्यान से देख, क्लियर? जिस जिसका सही है कमेंट में मेंशन करना कि हाँ सर सही था। हो गया, लिख लो इसको अच्छे से। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो हो, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन। देख, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर? एट द सेंटर इट्स अ रेगुलर पॉलीगॉन, सॉरी पॉलीगॉन बोल रहा हूं, पेंटागन। इट्स अ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन मतलब एंगल कितना होता है? ये 72 डिग्री, 72 डिग्री, सारे 72 डिग्री होते हैं। इट्स अ रेगुलर पेंटागन। ये हमारा है एक रेगुलर पेंटागन। बेटा अच्छे से तू इसको ट्राई करेगा ना तो ही सॉल्यूशन समझ में आएगा, नहीं तो सॉल्यूशन भी समझ नहीं आएगा। इन चारों पॉइंट्स पे चार्जेस है, इस पॉइंट पे चार्ज नहीं है। तुझे क्या पूछा है? तुझे पूछा है बीच में जो चार्ज रखा हुआ है उस पे इन चारों के वजह से फोर्स कितना होगा। बीच में एक और चार्ज है Q, और सब चार्जेस से दूरी क्या है? A है। ठीक, एक बार पॉज करके ट्राई कर लिया ट्राई? देखे, चल ऐसे सोच, थोड़ा फील कर। अगर यहां पे चार्ज Q होता, बेटा ध्यान से सुन, अगर यहां पे चार्ज Q होता तो बीच वाले चार्ज पे नेट फोर्स 0 होता। ये समझ में आ रहा है? अगर यहां पे चार्ज Q होता तो बीच वाले चार्ज पे नेट फोर्स 0 होता। ये फील कर पा रहा है? एकदम। हाँ, एक और चीज, अगर यहां पे चार्ज Q होता तो ये Q चार्ज इस पे इधर की तरफ F फोर्स लगाता, और ये F फोर्स कितना होता? KQ²/A² होता। अभी नहीं है, होता अगर ये चार्ज होता तो। क्लियर? अब सुन, ये चारों चार्जेस कुछ ना कुछ फोर्स इस पे पहले लगा रहा था, इधर की तरफ F1। ये नहीं है, ये भूल जाओ, ये अभी है नहीं। ये चारों ने मिलके कुछ ना कुछ फोर्स F1 लगा रहा था। अब ये बीच वाला चार्ज बहुत परेशान कि मेरे पे तो नेट फोर्स लग रहा है, तो बीच वाले चार्ज ने इसको बोला कि भाई तू आजा, यहां पे बैठ जा, तू अगर यहां पे बैठेगा तो मेरे पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? सिमेट्री से बोल सकते हैं ना कि अगर यहां पे एक और चार्ज होगा तो इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो इस चार्ज ने इस चार्ज को बाहर से लेके आया, बुलाया, उसने पैसा देके बुलाया कि भाई तू यहां पे बैठ, मेरे पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो बाहर से ये चार्ज आके इस पे फोर्स F लगाया और इस पे नेट फोर्स को 0 कर दिया। समझ, नेट फोर्स को 0 कर दिया तो जरूर बेटा यहीं पे उड़ेगा। ध्यान से सुनना, इसका मतलब जरूर बाकी चारों ने इस पे पहले F1 जो फोर्स है जो लगा रहा था दैट वाज इक्वल टू F। चारों पहले कितना लगा रहा था? इस पे F लगा रहा था, F1 F के ही बराबर है। तभी तो ये आके इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में F लगाया और नेट फोर्स को 0 कर दिया। एक बार और ध्यान से सुन, अगर इसने मान ले इस पे लगा दिया 10 न्यूटन और इस पे नेट फोर्स 0 हो गया, मतलब बाकी चारों ने इस पे पहले ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 लगा रहा था, तभी तो ये आके उतना ही फोर्स लगा के उस पे नेट फोर्स 0 कर दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में। चमका अच्छे से? तो इन चारों का अगर फोर्स की बात करें F1,
दैट इज ऑल्सो इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बेटा देख, इसमें लिखवाने का कुछ है नहीं, समझने का। ये चार्ज है नहीं, इस चार्ज को ला रहे, इस चार्ज ने जितना फोर्स दिया चारों ने भी उतना ही फोर्स दिया होगा, तभी इस चार्ज के आने से नेट फोर्स 0 हो रहा है। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, इसलिए इस जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इसको याद रखना, स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। क्लियर? लिख लिया अच्छे से, आगे बढ़े। ओके, अब यहां पे आते हैं सीरीज प्रॉब्लम्स। तो पहला देख, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट द ओरिजिन। ओरिजिन पर एक चार्ज है 1 कूलम, यहां पे 1 कूलम 1 मीटर पे, 2 मीटर पे है 8 कूलम, 3 मीटर पे है 27, 4 मीटर पे है 64, 64। करते करते ऐसे और भी है 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, ऐसे करते करते 10 मीटर पे लास्ट चार्ज है 1000 कूलम। तो बेसिकली ये क्या है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे करते करते 10 क्यूब। मतलब बीच में मैंने दिखाया नहीं, पर बीच में भी चार्जेस है। तुझे बताना है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट द ओरिजिन। ओरिजिन वाले चार्ज पे कितना हमें नेट फोर्स लग रहा है बाकी चार्जेस की वजह से। एक बार पॉज करके ट्राई कर लिया ट्राई, देखे? चल देखते हैं। तो यहां पे जब भी तुम्हें सीरीज प्रॉब्लम दे तो तुम्हें क्या करना है, ज्यादा तुझे सोचना नहीं। तू देख, चल एक काम करो, जब समझ में नहीं आ रहा तो पहले चार्ज के वजह से फोर्स निकाल। पहले चार्ज के वजह से इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा F1, दैट इज इक्वल्स टू K इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। ठीक, तो कितना आ गया ये फोर्स, K के बराबर आ गया। चल F2 निकालते हैं, K इंटू इसके वजह से फोर्स K इंटू 1 इंटू 2 क्यूब, 8 को मैंने लिख दिया 2 क्यूब बाई 2 स्क्वायर। ध्यान से देख, ये कटकुटा के आ गया 2K। सिमिलरली F3 K इंटू 1 इंटू 3 क्यूब बाई 3 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 3K। जैसे तू फोर्सेस को लिखेगा ना तो तुझे पैटर्न दिखने लगेगा। ऐसे चलते चलते अगर मैं F10 की बात करूं तो K इंटू 1 इंटू 10 क्यूब बाई 10 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10K। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं दैट विल बी F1 प्लस F2 प्लस F3, ऐसे चलता रहेगा कहां तक, F10 तक। तो यहां पे देख F1 क्या है, K, 2K, 3K। चलो K कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे कहां तक, 10 तक। तो यहां से हमारे पास K, सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो यहां पे कितने टर्म्स है, 10। तो इसके टर्म्स हो जाएंगे 10 इंटू 11 बाई 2 विच इज इक्वल टू 55। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास, इसका वैल्यू पूरा 55 आ गया, 55K। ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना तुझे। तू पहले एक चार्ज की वजह से फोर्स निकाल, दूसरे की वजह से निकाल, तीसरे की वजह से निकाल, तुझे पैटर्न दिखने लगेगा। पैटर्न दिखने लगेगा, उसी हिसाब से तुम सीरीज बना लोगे। हो सकता है तुझे यहाँ पे 1 का क्यूब, 1 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 4 ऐसे होते। तो यहां पे क्या आता, कटकुटा के 2 स्क्वायर के, 3 स्क्वायर के, 10 स्क्वायर के। तो अंदर वाले टर्म क्या बचते, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर टर्म्स। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो वो सीरीज बन जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा। क्लियर? लिख लो इसको अच्छे से, हो गया, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट एक और सीरीज है, ये हमारा इनफाइनाइट सीरीज है। चार्जेस आर केप्ट टिल इंफिनिटी, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट द ओरिजिन। अच्छा, चार्जेस कौन कौन से हैं, 1 मीटर पे है 1 कूलम, 2 मीटर पे है -2 कूलम, 3 मीटर पे है 3 कूलम, 4 मीटर पे है -4 कूलम, ऐसे जा रहे हैं इंफिनिटी तक। व्हाट इज द नेट फोर्स एट द ओरिजिन। चलो एक बार अच्छे से ट्राई करो, कर लिया ट्राई, अरे कर लिया क्या, सॉल्व करें क्या। ओके चलो भाई सॉल्व करते हैं भाई। ओके भाई, अच्छा इस चार्ज की वजह से पहला फोर्स
k इंटू 1 बाई 1 का स्क्वायर, तो ये तो आ गया हमारे पास k। F2 दूसरे के वजह से, अच्छा यहां पे देख 1 कूलम ने इस पे फोर्स दिया इधर, तो -2 कूलम इस पे फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में देगा। अरे 1 इस पे रिपेल करेगा तो -2 इसको अट्रैक्ट करेगा। तो अगर 1 कूलम का मैंने फोर्स को पॉजिटिव माना है तो -2 कूलम के फोर्स को क्या मानेंगे? नेगेटिव, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन अलग है तो उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, वैसे भी अगर तू चार्जेस की जगह पे -2 पुट करेगा वैसे ही नेगेटिव आ जाएगा। तो k इंटू 1 इंटू -2, तो -2 बाई 2 स्क्वायर। तो यहां से देख ये आ जाएगा हमारे पास -k/2, ये कट जाएगा ना, -k/2। F3 देखो k इंटू 1 इंटू 3/3 स्क्वायर विच इज k/3। अच्छा F4 कितना हो जाएगा? F4 हो जाएगा हमारे पास -k/4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है। अब ये हमारे पास जो सीरीज है, इट्स अ वेरी स्पेशल सीरीज, इसको याद रखना है। तो हमारे पास फोर्स कितना आ गया? नेट फोर्स आया, देख यहां से कॉमन ले ले, सारे फोर्सेस में कॉमन क्या है? k है, तो k कॉमन ले लो। ये बन रहा है हमारे पास 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस, ऐसे चलता जा रहा है इंफिनिटी तक। देख ले एक बार। ओके, अब यहां पे इस सीरीज को याद रखना, बाइनोमियल एक्सपेंशन ln 1 प्लस एक्स का सीरीज। ln 1 प्लस एक्स का सीरीज क्या होता है? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4/4 प्लस, जिस चीज को याद है उसको याद है, जिसको नहीं पता रट लो। ln 1 प्लस एक्स को अगर एक्सपैंड करोगे तो ये आता है इसका एक्सपेंशन। ठीक, तो यहां पे अगर तूने x का वैल्यू 1 पुट किया, x का वैल्यू 1 पुट करेगा यहां पर, तो देख क्या आ जाएगा? ln 1 प्लस 1 विच इज 2, ln 2 का सीरीज आएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट डॉट। दिस इज द सीरीज ऑफ ln 2 एंड यही सीरीज यहां पर भी है। तो ये जो पूरा सीरीज है, ये पूरा सीरीज का वैल्यू कितना है? ln 2 है, इसीलिए इसको याद रखना है। पहली बार में किसी से सॉल्व नहीं होता, ठीक, बट इस सीरीज को तुम्हें याद रखना है क्योंकि ये स्पेशल क्वेश्चन है। ये पहली बार में सॉल्व नहीं होता, जिसको पता है ये सीरीज उसी से होगा, जिसने रटा है सीरीज को उसी से होगा। तो यहां पे हमारे पास जो F नेट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू K इंटू ln 2, दिस इज द नेट फोर्स। ठीक, देख ले अच्छे से, लिख लो, लिख लिया? ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब देख इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, मतलब इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम्स, ये एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। देख क्या बोला है, वेयर, यहां पे देख एक 9 कूलम चार्ज है, एक 4 कूलम चार्ज है, और दोनों ही कैसे हैं? फिक्स्ड है, दोनों मूव नहीं कर सकते। दोनों के बीच में दूरी कितना है? 20 मीटर। तुझे बोला वेयर शुड वी कीप द थर्ड चार्ज सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब वो स्टेबल है, वो मूव नहीं कर रहा। थर्ड चार्ज को कहां पे रखें? पॉज करके ट्राई कर। अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि सर थर्ड चार्ज का चार्ज क्या होगा, तो थर्ड चार्ज का चार्ज भी निकालो, पॉज करके ट्राई कर लो। क्लियर है? चल देखते हैं। अब यहां पे थर्ड चार्ज देखना है कि थर्ड चार्ज कितना होगा। 9 कूलम और 4 कूलम। चल एक बात तो क्लियर है हमें, एक बात तो हमें क्लियर है, ध्यान से सुन, एक बात तो हमें क्लियर है, थर्ड चार्ज को कहीं भी रखे बट इसी लाइन के ऊपर रखना पड़ेगा। 9 और 4 का जो लाइन है पूरा इसी लाइन के ऊपर रखना पड़ेगा। अगर तूने थर्ड चार्ज को कहीं यहां पे रख दिया तो इस 9 की वजह से, और मान ली ये पॉजिटिव चार्ज है, 9 की वजह से फोर्स ऐसे, 4 की वजह से फोर्स ऐसे, तो ये दोनों फोर्सेस ऐसे ऐसे लगेंगे, उसका नेट फोर्स कभी भी 0 होना पॉसिबल नहीं है। ये तो समझ में आ रहा है, ये हमारा पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड चार्ज को इसी लाइन के ऊपर रखना पड़ेगा। अब इस लाइन के ऊपर भी हमारे पास 3 रीजन, दिस इज रीजन नंबर 1, दिस इज रीजन नंबर 2 एंड दिस इज आवर रीजन नंबर 3।
ये वाला जो पार्ट है ये रीजन नंबर 3। पहले तो डिसाइड करना है तुझे कौन सा रीजन में हम रखेंगे, 1 2 की 3। चल देखते हैं 1 में रखते हैं। 1 में अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को रखा तो 9 इसको रिपेल करेगा, 4 इसको रिपेल करेगा। तो 1 में रखना पॉसिबल नहीं है, स्टेबल नहीं हो सकता। तो किसी ने बोला कि सर तो फिर एक काम करते हैं ना, 1 में नेगेटिव चार्ज को रखते हैं। नेगेटिव को रखेगा तो 9 इसको अट्रैक्ट, 4 इसको अट्रैक्ट, तो 1 में नेगेटिव चार्ज भी स्टेबल नहीं हो सकता। अरे भाई स्टेबल होने के लिए नेट फोर्स 0 होना जरूरी है ना, फोर्सेस अगर सेम डायरेक्शन में लगेगा नेट फोर्स 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो सिमिलरली अगर तू थर्ड रीजन में रखेगा ना पॉजिटिव चार्ज को, तो 9 इसको रिपेल, 4 इसको रिपेल, अगेन स्टेबल होना पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के लिए भी दोनों ही अट्रैक्ट, स्टेबल होना पॉसिबल नहीं है। तो 1 और 3 तो पॉसिबल नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। तो स्टेबल कहां पे होगा? सेकंड वाले रीजन में। चलिए यहां पे देखते हैं। थर्ड चार्ज को यहां पे रख दिया क्यू चार्ज, ठीक। 9 इसको मान ले पॉजिटिव चार्ज है, 9 इसको रिपेल, 4 इसको रिपेल, दोनों रिपेल करेगा। तो थर्ड चार्ज है, 9 इसको रिपेल, 4 इसको रिपेल, तो दोनों का फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है ना। तो अगर दोनों का फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए फिर तो मजा आ जाए, तो चार्ज क्यू रेस्ट पे आ जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो बेसिकली हमें पता है सेकेंड रीजन में दोनों का फोर्सेस का डायरेक्शन ऑपोजिट है, हमें पता है फोर्सेस का डायरेक्शन ऑपोजिट है। बस हमें क्या इक्वेट करना है? दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड को इक्वेट करना है। तो जब भी मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो यहां पर 9 कूलम से इसका दूरी मैंने ले लिया x, तो 4 कूलम से इसका दूरी कितना हो जाएगा? देख टोटल दूरी 20 है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स। तो बता इस क्यूब पे 9 के वजह से फोर्स कितना लगेगा? k इंटू 9 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। एंड 4 के वजह से k इंटू 4 इंटू क्यू बाई 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और अगर दोनों फोर्सेस बराबर हो जाए तब हमारा चार्ज रेस्ट पे हो जाएगा। डायरेक्शन हमें पता है कि ऑपोजिट है, ठीक। तो यहां पे देख k ने k को मार दिया, q ने q को काट दिया, q से q भी हमारा कट गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ, अरे q से q कट गया, इसका मतलब समझ। इसका मतलब है कि थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। थर्ड चार्ज स्टेबल होने के लिए क्या जरूरी है? थर्ड चार्ज स्टेबल होने के लिए जरूरी है कि थर्ड चार्ज को कहां पे रख रहे हैं। थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी है, थर्ड चार्ज का साइन कुछ भी है, फर्क नहीं पड़ता। थर्ड चार्ज को स्टेबल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ जरूरी क्या है? ये x की कितने दूरी पे रख रहे हैं, थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको याद रखना। अब यहां पे देख कितना आया, 9 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 4 बाई 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां पे तुझे कभी भी क्वाड्रेटिक नहीं बनाना है, तुझे हमेशा रूट कर देना है। दोनों तरफ रूट करोगे तो आएगा 3 बाई एक्स बराबर 2 बाई 20 माइनस एक्स। तो ये इधर गया 60 माइनस 3x बराबर 2x, इधर जाएगा 5x बराबर 60 और x विल बी इक्वल्स टू 12 मीटर। x विल बी इक्वल्स टू 12 मीटर। तो यहां पे तू क्या बोलेगा? थर्ड चार्ज को कहां पे रखेंगे? 12 मीटर टूवर्ड्स राइट ऑफ 9 कूलम, ठीक है। दिस इज द प्लेस एंड थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो। अब देख 12 मीटर टुवर्ड्स राइट। एक और चीज ध्यान से देख, x का वैल्यू आया 12, मतलब ये हमारा 12 मीटर है। तो बता ये कितना आया? 20 माइनस एक्स, ये 8 मीटर आया। आना भी चाहिए था। मतलब देख 9 कूलम जो चार्ज है वो बड़ा चार्ज है, 4 कूलम छोटा चार्ज। तो थर्ड चार्ज को
अगर मैं बड़े वाले चार्ज के पास रखूं, मतलब चार्ज भी बड़ा, उससे डिस्टेंस भी कम, तो 9 कूलम पक्के से बोल सकते हैं कि हमेशा इस पे ज्यादा ही फोर्स लगाएगा, है ना। तो हमें थर्ड चार्ज को हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास रखना है। कहां पे रखना है? छोटे वाले चार्ज के पास, क्योंकि इसका चार्ज छोटा, डिस्टेंस कम होगा, तभी इसका फोर्स इसके फोर्स को बैलेंस कर पाएगा। क्लियर? तो थर्ड चार्ज ऑलवेज बी नियर द स्मॉलर चार्ज। ठीक, इसको नोट डाउन कर अच्छे से। हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगेन एक और है, -25 कूलम और 16 कूलम। वेयर शुड वी कीप द थर्ड चार्ज सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम? ठीक, एक बार ट्राई कर लिया अच्छे से? कर लिया? ओके, -25 और 16, बेटा माइनस है, ध्यान देना एकदम अच्छे से। अगेन मैं रीजन बना रहा हूं, चल यहां पे एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं। -25 कूलम और यहां पर है 16 कूलम। मैं पहले रीजन बना लेता हूं। दिस इज रीजन नंबर 1, दिस इज रीजन नंबर 2 एंड दिस इज रीजन नंबर 3। 3 रीजन है। अब सोच के देख, -25 और 16, अगर तूने रीजन नंबर 2 में एक प्लस क्यू चार्ज को रख दिया, प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज को यहां पे रखा, तो -25 इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। 16 पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। हाँ भाई, -25 इसको अट्रैक्ट, 16 इसको रिपेल। इस पे दोनों फोर्सेस इधर ही लग रहा है। क्या ये स्टेबल हो सकता है? क्या ये स्टेबल होना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। मतलब थर्ड चार्ज को बीच में नहीं रख सकते आप। थर्ड चार्ज हमेशा बीच में रहेगा ये जरूरी नहीं है, नहीं भी रह सकता है। देख, है ही नहीं। अगर इसको नेगेटिव चार्ज दे देगा, ये इसको रिपेल, ये इसको अट्रैक्ट, नहीं हो सकता स्टेबल। आया समझ? तो गधेड़ों की तरह ये मत रटना थर्ड चार्ज को हमेशा बीच में रखेंगे, नहीं रखेंगे हमेशा बीच में। कब रखेंगे वो मैं बताऊंगा, बट अभी यहां पे देख, बीच में तो नहीं रख सकते। अब यहां पे देखते हैं थर्ड चार्ज को पहले वाले रीजन में रखते हैं, प्लस क्यू। 25 इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। 16 इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। प्लस है ना, 16 इसको रिपेल करेगा। ठीक है, यहां पे तो फोर्सेस बराबर हो सकते हैं। चलो इधर देखते हैं, प्लस क्यू, 16 इसको रिपेल, -25 इसको अट्रैक्ट करेगा। यहां पे भी हो सकता है, 1 में भी हो सकता है और 3 में भी हो सकता है, बट दोनों में से एक में ही होगा। सोच के देख तो किस में होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा। आया समझ? चल, 1 या फिर 3, तो आंसर है 3 होगा। 1 होना पॉसिबल नहीं है। 1 वाला जो रीजन है इसमें स्टेबल होना पॉसिबल नहीं है। सोच के देख, 1 वाले रीजन में अगर तूने एक प्लस क्यू चार्ज को रख दिया, ये नेगेटिव -25 कूलम, ये चार्ज भी बड़ा, इससे डिस्टेंस भी कम, तो भाई -25 कूलम जितना फोर्स इस पे देगा, 16 कूलम उसको बैलेंस कर ही नहीं सकता। इसका चार्ज भी छोटा है, डिस्टेंस भी बड़ा है, इसका फोर्स इसके फोर्स से कम ही तो होगा। अरे लॉजिकल सी बात है भाई, चार्ज बड़ा, डिस्टेंस कम, तो इसका फोर्स हमेशा बड़ा ही होगा। क्लियर? तो हम लोग थर्ड चार्ज को अगेन किधर रखेंगे? ध्यान से देख, छोटे वाले चार्ज के पास रखेंगे, छोटे वाले चार्ज के पास रखेंगे। देख, एक बार और वैलिड हो गया। तो चल जनरलाइज करते हैं। पिछले क्वेश्चन में देख, 9 कूलम 4 कूलम, तो अगर चार्जेस का साइन सेम है, तो थर्ड चार्ज को कहां पे रखेंगे? बीच में रखेंगे। और अगर हमारे चार्जेस का साइन अलग अलग है, -25 16, तो थर्ड चार्ज को रखेंगे साइड में। और किस साइड में? 2 साइड है ना, हम थर्ड चार्ज को हमेशा रखेंगे छोटे वाले चार्ज के पास। क्लियरिटी है एकदम? ओके।
आगे बढ़ते हैं आप। 16 और q के बीच में दूरी ले लिया x, -25 और q के बीच में दूरी हो जाएगा, ये दूरी देख 20 है, ये तो 20 है, ये हो जाएगा 20 + x। ठीक, अच्छा अब देख थर्ड रीजन में हमें पता है चार्जेस का डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट। ठीक, 16 के वजह से q पे फोर्स निकालते हैं, ये हो जाएगा k × 16 × q अपॉन x², k × 16 × q बाई x², ये होगा फोर्स। एंड -25 के वजह से q पे फोर्स, -25 की वजह से q पे फोर्स, ध्यान दे लिखेंगे k × 25 × q बाई 20 + x का होल स्क्वायर। अब यहां पे क्वेश्चन, सर चार्ज तो -25 है, हमने 25 क्यों लिखा? क्योंकि देख अगर तू यहां नेगेटिव पुट करेगा ना तो फोर्स निकाल रहे हैं, नेगेटिव पुट करोगे तो भाई उस तो डायरेक्शन बताएगा, हमें पता है डायरेक्शन ऑपोजिट है। हमें इक्वेट किसको करना है? हमें इक्वेट करना है चार्जेस के, सॉरी फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को, तो इसलिए दोनों तरफ फोर्सेस का मैग्नीट्यूड लिखा, डायरेक्शन ऑलरेडी ऑपोजिट है, बस मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो k से k कट जाएगा, q ने q को मार दिया, यहां पे दोनों तरफ रूट कर दोगे तो आ जाएगा 4/x बराबर 5/20 + x। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 80 + 4x बराबर 5x, ये इधर जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 80 मीटर। तो क्या बोलेंगे, 80 मीटर टूवर्ड्स राइट ऑफ 16 कूलम, या फिर 100 मीटर टूवर्ड्स राइट ऑफ -25 कूलम। ठीक, समझ में आया, क्लियर है, पॉइंट्स लिख लिया अच्छे से, लिख लिया क्या, आगे बढ़े। ओके, अब यहां पे देख क्या बोला है, वेयर शुड वी कीप द थर्ड चार्ज। पिछले दोनों क्वेश्चन में देख फिक्स्ड चार्जेस पहले फिक्स थे, अब यहां पे क्या है कि वेयर शुड वी कीप द थर्ड चार्ज एंड व्हाट शुड बी इट्स चार्ज सो दैट ऑल द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। मतलब अब ये दोनों चार्जेस भी हमारे स्टेबल नहीं है, इसको भी स्टेबल करना पड़े। ठीक, चलो देखते हैं। तो यहां पे ये दोनों चार्जेस भी फिक्स नहीं है, ये दोनों भी मूव कर सकता है, तो ये दोनों बहुत परेशान, इन दोनों में आपस के वजह से फोर्स लग रहा है। ठीक, तो वो बाहर से थर्ड चार्ज को बुलाया कि भाई थर्ड चार्ज आ जाओ, तुम आ जाओगे तो हम लोग स्टेबल हो जाएंगे, सब कोई स्टेबल हो जाएगा। तो थर्ड चार्ज जब आया तो थर्ड चार्ज ने पहले बोला कि देख भाई मैं आया हूं तो पहले तो मैं स्टेबल होऊंगा, तो थर्ड चार्ज स्टेबल होने के लिए क्या जरूरी है, थर्ड चार्ज का सिर्फ और सिर्फ प्लेस मैटर करता है। एंड 4 और 16, तो थर्ड चार्ज कहां पे रहेगा, एकदम बीच में रहेगा। ठीक, तो थर्ड चार्ज बोलेगा मैं स्टेबल होऊंगा, तो चलो निकालते हैं थर्ड चार्ज को स्टेबल करने के लिए कहां पे। तो पहला जो हमारा स्टेप होगा थर्ड चार्ज को स्टेबल करना है, ये दूरी हो जाएगा x, ये दूरी हो जाएगा 30 - x। चलो q और 4 पे फोर्स कितना लगेगा, k × 4 × q बाई x² बराबर 16 इस पे k × 16 × q बाई 30 - x का होल स्क्वायर। k से k कट जाएगा, q से q भी कट गया, दोनों तरफ रूट करो, 2/x बराबर 4/30 - x, ये इधर गया 60 - 2x बराबर 4x। देख लो भाई, तो यहां से 60 - 2x बराबर 4x, अच्छा यहीं पे लिख देते हैं, ये इधर जाएगा 6x बराबर 60, और यहां से क्या लिख सकता है, x बराबर 10 मीटर। ठीक है भाई, x कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। तो पहला स्टेप क्या निकाला, थर्ड चार्ज को कहां पे रखेंगे कि थर्ड चार्ज स्टेबल हो जाए। तो थर्ड चार्ज को हमने 10 मीटर दूरी पे रख दिया, वो तो हमारा भाई स्टेबल हो गया। अब थर्ड चार्ज को छोड़कर, ध्यान से सुनो, सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, थर्ड चार्ज को छोड़कर
बाकी दोनों में से किसी भी एक चार्ज को स्टेबल कर दो। क्या है नेक्स्ट स्टेप? थर्ड चार्ज को छोड़कर बाकी दोनों में से किसी भी एक चार्ज को पकड़ो और उसको कर दो स्टेबल। तो थर्ड चार्ज को छोड़कर जैसे ही चल 4 कूलम को ले ली, तो 4 कूलम को स्टेबल करना है। तो हमने देखा कि इस 4 कूलम पे 16 के वजह से फोर्स लग रहा है इधर, रिपेल कर रहा है ना, दोनों में दुश्मनी। 4 कूलम पे 16 के वजह से फोर्स लग रहा है इधर, ध्यान दो बेटा, 4 कूलम पे 16 के वजह से फोर्स लग रहा है इधर। इसका मतलब अगर 4 को स्टेबल करना है तो इस Q चार्ज के वजह से 4 पे फोर्स इधर लगना चाहिए, इधर लगना चाहिए फॉर Q, तभी तो फोर्स स्टेबल होगा। दोनों फोर्स बराबर हो गया, फोर्स स्टेबल हो गया। एक बार और बता रहा हूं, ध्यान से सुन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गड़बड़ होता है। 16 के वजह से 4 पे फोर्स इधर, तो Q के वजह से 4 पे फोर्स इधर होना चाहिए। मतलब Q को 4 को अट्रैक्ट करना चाहिए, Q शुड अट्रैक्ट 4। समझो इसको, Q शुड अट्रैक्ट 4। Q अट्रैक्ट करेगा 4 को, तभी फोर्स स्टेबल होगा। और अगर Q 4 को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब Q इज नेगेटिव। 4 को अट्रैक्ट कर रहा है ना भाई, Q नेगेटिव होना जरूरी है। तो सेकेंड स्टेप में हमें Q का साइन पता चल जाएगा। अब देख थर्ड स्टेप, Q का मैग्नीट्यूड। अब 4 पे फोर्सेस बैलेंस कर, 4 पे 16 के वजह से फोर्स K इंटू 16 इंटू 4 अपॉन दूरी देख 30 का स्क्वायर। 4 पे Q के वजह से फोर्स K इंटू Q इंटू 4 बाई दूरी देखो कितना आया 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर। और दोनों फोर्सेस कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो K ने K को मार दिया, 4 ने 4 को काट दिया, 10 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर। अच्छा यहां पे ये कट के देख तो 9 आ जाएगा, ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रहा हूं मैं तुम्हें। 10 और 30, 3 के स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो यहां से देख Q कितना आया 16/9। तो ये हमारे पास Q का मैग्नीट्यूड आ गया। बट हमें क्या पता है Q कैसा है? नेगेटिव। तो यहां पे फाइनल आंसर लिख रहा हूं, Q विल बी इक्वल्स टू -16/9 कूलम। देख ले भाई, देख लो Q क्या हो जाएगा, -16/9 कूलम। और कहां पे रखना है इस चार्ज को? 4 कूलम से कितने दूरी पर? 10 मीटर टुवर्ड्स राइट, 10 मीटर टुवर्ड्स राइट। और मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? -16/9 कूलम। समझ में आया? तीनों स्टेप्स अच्छे से देख ले। ओके लिख लो, चल देख, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्या बोला है। व्हाट शुड बी द चार्ज Q at the middle of the triangle of side A so that all the charges are stable। तो क्या बोला है? Q Q Q बीच में कितना चार्ज रखे? एकदम सेंटर में, सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का लेंथ क्या है? A A A। बीच में कितना चार्ज रखे ताकि सारे चार्जेस स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो अब पहला चीज तो बीच वाले चार्ज को स्टेबल करना है। अब एक बात बता, Q Q Q है, तो चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे ये नेगेटिव हो, एकदम बीच में रखेंगे तो सिमेट्री से मैं बोल सकता हूं ये चार्ज तो स्टेबल होगा ही होगा। चाहे चार्ज कुछ भी हो, चाहे चार्ज का साइन कुछ भी हो, होगा ही होगा स्टेबल। ऐसे देखना, ये फोर्स मान ले पॉजिटिव है, इधर लगाएगा, ये इधर, ये इधर, फोर्सेस भी सेम है क्योंकि एकदम बीच में है, चार्जेस भी सेम है, Q और स्मॉल q, तो बीच वाला चार्ज तो स्टेबल होगा ही। अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इन तीनों में से किसी भी एक चार्ज को पकड़ और उसको करते हैं स्टेबल। तो जैसे इस Q की वजह से इस पे देख फोर्स इधर लगेगा एक, तो F1। इस Q की वजह से इस पर हमें पता है फोर्स F1 ही लगेगा। एंड हमने ये सॉल्व किया है थोड़ी देर पहले। इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये 60 है, तो याद कर जो नेट फोर्स आता था वो आता था √3 F1। F1 का रिजल्टेंट
ये हमारा नेट फोर्स √3F1, ठीक। अच्छा, एंड F1 का वैल्यू कितना होगा, KQ²/A²। तो यहां पे जो हमारा F आया वो कितना आया, √3F1 विच इज √3KQ²/A², ठीक। अब यहां पे सोच के बता कि अगर इस चार्ज को स्टेबल करना है, ये दोनों इस पे इधर फोर्स लगा रहे F, अगर इसको स्टेबल करना है मतलब Q इसको अट्रैक्ट करना चाहिए, Q इसको क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए, मतलब Q इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में F फोर्स देना चाहिए, तभी ये कैपिटल Q जो है वो स्टेबल होगा। तो अगर स्मॉल q इसको इधर F फोर्स दे रहा है तो एक चीज तो क्लियर है, फर्स्ट सेकंड, Q इज नेगेटिव, Q नेगेटिव होगा भाई, तभी ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तभी ये इसको पुल करेगा। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, तभी ये इसको पुल करेगा, ठीक। ओके, ठीक है। अब बता AA, तो हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है H, बता हाइट कितना होता है, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। हाइट H इक्वल्स टू √3A/2, यही होता है हाइट, √3A/2। अगर नहीं पता तो याद रख, ये 60, A cos 60, A sin 60, H will be equals to A sin 60 which is √3A/2, ठीक। अब यहां पे इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, इस कैपिटल Q और स्मॉल q और कैपिटल Q दोनों के बीच का जो दूरी है, इस दूरी को मान लेते हैं R, इसको हमें निकालना है। तो देख जो R होगा उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, याद करो पढ़ा था तुमने कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है, सेंटर जो पॉइंट होता है, वो हाइट को, ध्यान से याद कर, वो हाइट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं R विल बी इक्वल्स टू, इधर लिखते हैं चल, R विल बी इक्वल्स टू 2/3 ऑफ H। बेटा ये पता होना चाहिए, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है मीडियन, तो टोटल 3 पार्ट, उसका 2 पार्ट है R, तो 2/3 ऑफ H इज आवर R। तो यहां से R विल बी इक्वल्स टू 2/3 इंटू H विच इज √3A/2। तो देख 2 से 2 कट जाएगा, कट कुटा के आ जाएगा A/√3। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल q एंड कैपिटल Q। अब स्मॉल q कैपिटल Q पे जो फोर्स देगा F, दैट विल बी इक्वल्स टू KQ इंटू स्मॉल q बाई R का स्क्वायर, और F विल बी इक्वल्स टू, और यही F किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं, √3KQ² बाई A² विल बी इक्वल्स टू KQQ अपॉन R है A/√3 का स्क्वायर, तो A² ऊपर में आ जाएगा 3, √3 का होल स्क्वायर ऊपर में आ गया 3। तो यहां से देख A² से A² कट गया, K ने K को मार दिया, एक Q से एक Q कट जाएगा, हमारे पास स्मॉल q का वैल्यू आ गया √3Q/3 विच इज Q/√3। ये तो इसका मैग्नीट्यूड आया, बट हमें क्या पता है, Q इज नेगेटिव, Q नेगेटिव है तो हमारा Q हो जाएगा -Q/√3। देख ले ध्यान से, क्लियर। अब बीच वाला जो चार्ज है -Q/√3, अब सोच के देख, ये स्टेबल हो गया, क्या मैं बोल सकता हूं सिमिलर केस होगा इसके साथ भी, ये दोनों इस पे फोर्स इधर लगाएगा, ये उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही सेम फोर्स ही लगाएगा, इसके साथ भी सेम केस होगा, तो चारों चार्जेस हमारे स्टेबल हो जाएंगे। क्लियर है एकदम अच्छे से। तो आज का जो लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 1 हमने पढ़ा, जो कूलम्ब्स लॉ है उसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा दैट विल बी आवर कूलम्ब्स लॉ सेकंड पार्ट। तो आज का लेक्चर यहीं तक।